डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रायोगिक अर्थशास्त्र के अर्थ, परिभाषा एवं प्रायोगिक अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण के प्रकार के बारे में। प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण के दो प्रकार हैं, व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण और समष्टि प्रायोगिक विश्लेषण। अब देखते हैं कि व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण क्या है। तो व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण यह व्यष्टि विश्लेषण की वह विधि है जिसमें प्रारंभिक साम्य अवस्था से नवीन साम्य अवस्था तक पहुंचने के लिए परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं पथ का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यष्टि प्रायोगिक जो विश्लेषण है वह एक ऐसी विधि है जिसमें हम जो प्रारंभिक किसी बिंदु पर हम साम्य पे हैं और उसके बाद में यदि किसी कारणवश कोई परिवर्तन होता है और हम किसी अन्य साम्य बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो इन बीच में जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तन की प्रक्रिया और उस मार्ग का अध्ययन करना ही व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण कहलाता है। यह उन शक्तियों का विश्लेषण करता है जो पुराने साम्य को भंग कर नए साम्य तक पहुंचने की अवधि में क्रियाशील रहती है। तो व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण जो है वह मुख्य रूप से यही है कि यह विश्लेषण की एक ऐसी विधि है जो प्रारंभिक साम्य अवस्था से नवीन साम्य अवस्था तक पहुंचने के लिए जितने भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं और वह परिवर्तन की प्रक्रिया उस पथ का अध्ययन करता है जिसके कारण और जैसे जैसे इसमें परिवर्तन हुए हैं और नवीन साम्य अवस्था से हम प्रारंभिक साम्य अवस्था से हम नवीन साम्य अवस्था तक पहुंचे हैं। व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण का उदाहरण है मूल्य निर्धारण का मक्कड़जाल मॉडल। मूल्य निर्धारण का जो मक्कड़जाल मॉडल है वह व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब माना कि किसी दिए हुए समय में बाजार में वस्तु की वर्तमान मांग है कि जो आगामी समय की संभावित कीमत का फलन है, तो यह हम फलन के रूप में देख सकते हैं। इसको प्रायोगिक संबंध जो होता है वो ये होता है कि किसी दिए हुए समय में बाजार में वस्तु की वर्तमान मांग आगामी समय की संभावित कीमत का फलन है, तो इसको हम प्रायोगिक संबंध कहते हैं। प्रायोगिक संबंध का जो व्यष्टि प्रायोगिक संबंध का जो समीकरण है वो डी टी बराबर एफ इंटू या कोष्टक पी टी प्लस वन। डी का मतलब है डिमांड या मांग और यहाँ पे पी का मतलब है प्राइस या मूल्य और एफ फलन के लिए है। टी जो है वो किसी समय यानी ये मानकर चलते हैं कि वर्तमान समय के लिए है और टी प्लस वन जो है वह आगामी समय के लिए है, जो नेक्स्ट समय आएगा उसके लिए ये है। इसी प्रकार मान लें कि किसी दिए हुए समय में बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति पिछले समय में प्रचलित कीमतों का फलन है, तो यह भी व्यष्टि प्रायोगिक फलन है। जो हमने पहले भी बताए हैं वो भी व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण का उदाहरण है, समीकरण है। और यह भी यानी कि पूर्ति प्लस कीमत का जो संबंध है वो है प्रायोगिक संबंध, व्यष्टि प्रायोगिक संबंध है। अब समीकरण के रूप में हम देख लेते हैं कि एस टी बराबर एफ पी टी माइनस वन। एस फॉर सप्लाई यानी कि पूर्ति, पी का मतलब है प्राइस या मूल्य, एफ का मतलब फलन, टी का मतलब है वर्तमान समय या एक निश्चित समय और टी माइनस वन है पिछला समय। अब हम व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण है उसको मक्कड़ जाल जो है कोबवेब मॉडल है उसके द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो मक्कड़ जाल या कोबवेब द्वारा प्रायोगिक विश्लेषण है उसका निरूपण हम करेंगे। तो यह दो प्रकार से है, एक तो होता है स्थिर मक्कड़ जाल यानी स्टेबल कोबवेब कोबवेब और दूसरा होता है अस्थिर मक्कड़ जाल। तो पहले हम स्थिर मक्कड़ जाल के बारे में पढ़ेंगे। मक्कड़ जाल द्वारा व्यष्टि प्रायोगिक विश्लेषण का निरूपण। तो पहला जो है वो है स्थिर मक्कड़ जाल। तो जो हमने यहाँ पे चित्र बनाया है यह स्थिर मक्कड़ जाल का है। स्थिर मक्कड़ जाल में एक बार संतुलन भंग हो जाने पर भी
पुनः उसी संतुलन बिंदु पर आ जाते हैं। तो स्थिर मकड़ जाल मॉडल क्या होता है? स्थिर मकड़ जाल मॉडल वह होता है जिसमें हम एक बार यदि संतुलन से भंग हो जाएं तो भी हम पुनः उसी संतुलन बिंदु पर वापस आ जाते हैं, तो उसको हम स्थिर मकड़ जाल कहते हैं। इस मान जो चित्र दिया हुआ है इसमें जो एम दिया हुआ है यह प्रारंभिक संतुलन बिंदु है, और जो ओ क्यू है यह वस्तु की प्रारंभिक संतुलन मात्रा को प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं कि माना कि पूर्ति जो है वह घटकर ओ क्यू से ओ क्यू फर्स्ट हो जाती है। जब पूर्ति है वो घटकर ओ क्यू से ओ क्यू फर्स्ट रह जाती है, तो मांग यथावत रहने पर इसका जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि जब मांग जो पूर्ति है वो घटकर यदि क्यू से क्यू वन हो जाएगी, तो जो मूल्य है वो है बढ़कर पी से पी वन हो जाएगा। अब कीमत बढ़ने पर क्या होगा कि सर्वप्रथम पूर्ति घटी, और पूर्ति घटने के कारण क्या हुआ कि उस वस्तु की कीमत बढ़ गई। अब क्या होगा कि जब कीमत बढ़ेगी तो विक्रेता अगली अवधि में क्या करेंगे कि उस पूर्ति को बढ़ाकर S2 कर देंगे ताकि बढ़े हुए मूल्य का लाभ उठाया जा सके। तो वो अगली अवधि में जो पूर्ति है उसको S1 से बढ़ाकर S2 कर देंगे। अब जब पूर्ति बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ने के परिणाम स्वरूप कीमत जो है वह घटकर P2 हो जाएगी। क्यों? कि बाजार में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके कारण उसकी कीमत गिरेगी, और कीमत कम होने पर व्यापारी है वह वापस क्या करेंगे कि उस पूर्ति को कम करेंगे, और पूर्ति कम होकर S2 से S3 हो जाएगी। पूर्ति जब कम होगी तो वापस वही इफेक्ट होगा, पूर्ति कम होने पर कीमत जो है वह बढ़कर वापस P3 हो जाएगी। तो इस प्रकार पूर्ति एवं कीमत में समायोजन द्वारा अंततः पुनः एम बिंदु पर संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो यह स्थिर मकड़जाल मॉडल कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि एक बार जब संतुलन भंग हो जाता है तो भी वह पुनः उसी संतुलन बिंदु पर आ जाता है। तो इसको हम स्थिर मकड़जाल मॉडल कहते हैं। क्यों? कि इसमें पूर्ति एवं जो कीमत है उसमें समायोजन द्वारा अंत में पुनः हम एम बिंदु यानी कि संतुलन बिंदु पर आ जाते हैं, यानी कि लास्ट में संतुलन बिंदु वापस से स्थापित हो जाता है। अब स्थिर मकड़ जाल के बाद में हम आते हैं अस्थिर मकड़ जाल पे। अस्थिर मकड़ जाल जो है उसमें हम एक बार संतुलन भंग हो जाने पर प्रारंभिक संतुलन पर पुनः स्थापित नहीं हो पाते, जबकि जो स्थिर मकड़ जाल था उसमें यदि हम प्रारंभिक संतुलन बिंदु से एक बार असंतुलित हो जाते हैं तो भी लास्ट में हम वापस उसी संतुलन बिंदु पे आ जाते हैं। जबकि अस्थिर मकड़ जाल में ऐसा नहीं होता है, इसमें हम प्रारंभिक संतुलन अवस्था से उत्तरोत्तर दूर होते जाते हैं, और इसी कारण इसको अस्थिर मकड़ जाल कहते हैं। तो अस्थिर मकड़ जाल में एक बार संतुलन भंग हो जाने पर प्रारंभिक संतुलन पुनः स्थापित नहीं हो पाता है। वस्तु की मात्रा एवं कीमत प्रारंभिक संतुलन बिंदु एम से उत्तरोत्तर दूर होती जाती है। अब जो हमारा चित्र बना हुआ है उसमें जो डी डी है वह डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र है, एस एस हमारा पूर्ति वक्र है, और जो प्रारंभिक संतुलन बिंदु है वह एम है। एम संतुलन बिंदु पर जो हमारी मांग है या जो पूर्ति है वो ओ क्यू के बराबर है, और जो हमारी कीमत है प्रारंभिक संतुलन बिंदु पर वह ओ पी है। अब यदि मान लो किसी कारण से वस्तु की जो पूर्ति है वह घटकर ओ क्यू से ओ क्यू फर्स्ट हो जाए, तो कीमत बढ़कर ओ पी से ओ पी वन हो जाएगी। यह मांग स्थिर रहने पर ही संभव है। इसमें यह माना गया है कि मांग यथावत रहने पर। अब क्या होगा कि कीमत बढ़ने पर पूर्तिकर्ता क्या करेंगे कि अधिक उत्पादन द्वारा पूर्ति को बढ़ाएंगे, और पूर्ति को एस से बढ़ाकर S2 कर देंगे। किंतु पूर्ति बढ़ने से कीमत जो है वो घटकर P2 हो जाएगी, क्योंकि पूर्ति घटेगी, और पूर्ति घटने से क्या होगा
पूर्ति बढ़ेगी और पूर्ति बढ़ने से कीमत गिरेगी और कीमत गिरने से कीमत जो है वो P1 से गिरकर P2 हो जाएगी। अब इसके परिणाम स्वरूप जो विक्रेता हैं वो अगली अवधि में पूर्ति घटाएँगे और पूर्ति को घटाकर S2 से S3 कर देंगे। पूर्ति घटने से क्या होगा कि जो माँग है वह पूर्ति से अधिक हो जाएगी और माँग पूर्ति से अधिक होने से पुनः जो मूल्य है वह बढ़कर P2 से P3 हो जाएगा और इस बढ़ी हुई कीमत पर पूर्तिकर्ता पूर्ति को बढ़ाकर S3 से S4 कर देंगे और इस प्रकार यह क्रम अनवरत चलता रहेगा। तो इस प्रकार जो हमारा प्रारंभिक संतुलन बिंदु M है, हम उत्तरोत्तर जैसे-जैसे कीमत और पूर्ति में जो समायोजन होगा तो हम उस M बिंदु से लगातार दूर होते जाएँगे, जो हमारे इस चित्र से स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि एक बार असंतुलन हो जाने पर यह उत्तरोत्तर प्रारंभिक संतुलन बिंदु है, उससे दूर होता ही जाएगा। तो इसको हम अस्थिर मकड़ जाल कहते हैं। थैंक्स।